मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट की है, जिसका नाम है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, यानी केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति, ग्रह तथा उपग्रह। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था लास्ट क्लास में, और कैपलर के लॉज भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो आइए आज की क्लास में कैपलर के लॉ के प्रूफ करते हैं। यानी कैपलर के 3 नियम थे, तो तीनों नियमों को सत्यापित करके देखते हैं। ठीक है, आओ देखें। तो हेडिंग डालें डिडक्शन यानी एक तरीके से प्रूफ, सत्यापन, या उत्पत्ति कह सकते हो, व्युत्पत्ति कह सकते हो। तो डिडक्शन ऑफ कैपलर्स लॉज किसके नियम है? कैपलर के। तो डिडक्शन ऑफ कैपलर्स लॉज, और कैपलर के नियमों को आपको सत्यापित करना है न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ की हेल्प से। तो फ्रॉम न्यूटन, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, या ग्रेविटेशन लॉ है ना। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से कैपलर के नियमों को सत्यापित करना है। क्लियर है? हेडिंग समझ में आई आपको? तो कैपलर के 3 नियम हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, और जिसमें मैंने सेकंड लॉ का प्रूफ आपको करा दिया था, लेकिन चलो उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो तीनों नियमों को एक साथ में प्रूफ करा देता हूं। तो आप देखें, आप एक समझ सकते हैं ये क्या है? एक एलिप्टिकल पाथ है, और आपको पता है जो फर्स्ट लॉ है कैपलर का वो यही कहता है कि कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर किस पाथ में रिवॉल्यूशन करता है? एलिप्टिकल पाथ में। यानी जो ग्रह गति करते हैं सूर्य के चारों ओर, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। तो ये एक एलिप्स है, दीर्घवृत्त है, और मैंने बताया था इस एलिप्स के फोकस पर सन सिचुएटेड होता है। क्लियर है? और सन और प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट यहाँ पे हो सकता है, तो सन और प्लैनेट के बीच जो डिस्टेंस है r मान सकते हो। तो यानी प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू सन कितना मान सकते हैं आप? वेक्टर r, स्थिति सदिश। ठीक है, तो देखो थोड़ी, ये प्लैनेट इस तरीके से रिवॉल्यूशन कर रहा है, चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, है ना। तो थोड़ी देर बाद ये P से मान लो कहाँ चला गया? P डैश पर। ठीक है, तो इसने ये वाली डिस्टेंस कवर की, तो ये वाली जो डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस हो जाएगी डेल्टा r, इस तरीके से, है ना। ये कितनी है? डेल्टा वेक्टर r। लेकिन मैंने बताया था डिफरेंशियल के लिए आप डेल्टा की जगह बल्कि क्या लो? d लो, क्योंकि डिफरेंशियल में भी, है ना, काम देगा वो। तो ये जो डिस्टेंस है P से P डैश तक, ये कितनी हो जाएगी? d वेक्टर r। क्लियर है? और वेक्टर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रहेगी, फिर ये, है ना, रहेगा, डिस्टेंस नहीं रहेगी। तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर P डैश का कितना हो जाएगा? भाई वेक्टर r तो था पहले से, और कितना ऐड हो गया? dr। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर r प्लस d वेक्टर r, पॉइंट P डैश का, विद रेस्पेक्ट टू s। ऐसी मीन्स सन। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो लैंग्वेज है वो लिख देनी है, बाकी PDF नोट्स में आपको अच्छे से लिख के दे दूंगा। आप एक बताएं, ये प्लैनेट है, सन है, सन इससे अपनी ओर खींचेगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी? इनवर्ट्स। यानी कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, और जो मास है प्लैनेट इसका, सन का, वो कैपिटल M मान सकते हो, और जो प्लैनेट का मास है स्मॉल m मान सकते हो। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मैं लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बिटवीन, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट, प्लैनेट पर, ग्रह पर, है ना, किसके द्वारा? बाय सन, सूर्य के द्वारा, कितना हो जाएगा? आपको पता है F मैंने करा रखा है, m1 m2 होता है, लेकिन मास ऑफ सन मान रहे हैं कैपिटल M, और मास ऑफ प्लैनेट मान रहे हैं स्मॉल m, और अपॉन में क्या होता है? r²। ठीक है, वेक्टर फॉर्म की यदि बात करें तो मैंने बताया यहाँ पर क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है, एकांक सदिश, क्योंकि मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण तो एक होता है, लेकिन उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। तो किसी की भी डायरेक्शन बतानी हो तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर r कैप, इससे मल्टीप्लाई की, और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स
अट्रैक्शन का है। नीचे लिखना चाहो आप लिख सकते हो, हेयर माइनस साइन शोज दैट द फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर या इज ऑफ अट्रैक्शन, यानी बल किसका है, आकर्षण का है। माइनस साइन यानी नेगेटिव क्या बोलते हैं, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल आकर्षण का है। यहाँ तक बात समझ में आई, यानी अंदर की ओर है। तो हमें देखो प्रूफ करने हैं इसके तीनों नियम केपलर के। तो सेकंड लॉ पहले प्रूफ करेंगे और फिर बारी बारी से फिर फर्स्ट और फिर थर्ड, ठीक है। सेकंड पहले प्रूफ होता है, ठीक है। और बाकी वो तो मैं करा भी चुका हूँ आपको, ये डायग्राम पहले ही बना चुका हूँ कल जो क्वेश्चन कराया था, और ये सेकंड लॉ में आपको प्रूफ करा चुका हूँ। लेकिन फिर भी है ना, तीनों को लिंक करके पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखें, आपको पता है सेकंड लॉ प्रूफ कर रहे हैं यानी, तो सेकंड लॉ कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट्स की अराउंड द सन, वो कैसी होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यानी गति करते समय ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये बात पढ़ी है आपने? नहीं। और इसका अर्थ क्या है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? इसका मीन्स ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये जो लाइन है जो प्लैनेट को सन से मिला रही है, लाइन इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरिया को कवर करती है, ठीक है। यानी सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल को तय करती है या पार करती है। इस नियम को क्या कहते हैं आप? केपलर सेकंड लॉ कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियाज, क्षेत्रफलों का नियम, या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग का नियम। क्लियर है? इस नियम को ही आपको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब है देखो, एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt, है ना। देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, आपको पता है, dv वो ds/dt होता है। वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt, यही तो होता है। तो यहाँ पर ठीक है डिफरेंशियल आ रहा है, तो यानी डिफरेंशियल की टर्म में आप क्या करते हैं, यानी dt से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देते हैं dt से, तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है, यानी वेग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एरियल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एरिया को वो इससे टाइम इंटरवल से dt से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, एरियल वेलोसिटी। और ये चीज़ मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि dA/dt आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट ही इसका सेकंड लॉ का प्रूफ है, ठीक है। जो क्वेश्चन थर्ड पार्ट कराया था कल, 3 पार्ट थे ना उसके, तो उसका थर्ड पार्ट ही इसके सेकंड लॉ का प्रूफ है। लेकिन चलो दोबारा कर लेते हैं अच्छे से। तो समझ गए, एरियल वेलोसिटी को dA/dt से डिनोट करते हैं, d/A/dt, ठीक है जी। आगे देखें, तो हम पहले d/A निकाल लें। d/A में मैं लिख देता हूं, ये क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख रहा है SPP', ठीक है। यानी जो त्रिभुज है SPP', उसका क्षेत्रफल है ये। तो क्या आ जाएगा, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, वेक्टर r, हाइट कितनी है, ये वाली d/r, ठीक है। dA/dt निकालना है तो लिख देना डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय dt से दोनों ओर भाग करने पर, तो dt यहाँ जाएगा और यहाँ, ठीक है। यहाँ का क्रॉस हटा लो, ऐसे लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट इनके बीच है, यहाँ पर जो क्रॉस है वो इनटू है, बेसिकली मल्टीप्लाई है ना। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर r, dt से डिवाइड करना है तो इधर करो, है ना, ताकि वेलोसिटी बन जाए, इसलिए, है ना। तो आप एक बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग होता है नहीं, वेलोसिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट है d/r और ये dt टाइम इंटरवल है, तो अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, विस्थापन बटे समय अंतराल बराबर वेग। तो वेक्टर b हो जाएगा ये, तो d/A, और हाँ ये मैंने समझाया था पहले भी, अब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर r और ये हो जाएगा वेक्टर v, ठीक है जी। मैंने बताया आपसे d/A/dt, तो 1/2, एक काम करो, m से डिवाइड कर लिया है ना, तो m से मल्टीप्लाई भी कर लो, m से मल्टीप्लाई की, m से डिवाइड किया, कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ा है, m भी हो जाता है p, आपको पता है p इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वैक्टर v, है ना। तो ये हो जाएगा d/A/dt बराबर 1/2m
और ये हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ठीक है, वेक्टर पी होता है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग बोलते हैं इसे, है ना। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, पढ़ा चुका हूँ सेकंड यूनिट में। आओ इसके बाद वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी मैंने बताया था सेकंड यूनिट में ही, इसे बोलते हैं वेक्टर एल यानी एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। इस तरीके से, है ना। साइड में आप बता दो कि बिकॉज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी किसका फॉर्मूला है, वेक्टर एल का। ठीक है जी, तो इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लो। तो एक बार बताओ, अब हमें डी वेक्टर ए अपॉन डी टी कैसा लाना है, कांस्टेंट, क्योंकि हमने सेकंड लॉ हमारा कहता है कि एरियल वेलोसिटी जो है डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, है ना, जो एरियल वेलोसिटी है वो कैसी होती है, कांस्टेंट रहती है। सेकंड लॉ तो ये कहता है। तो सेकंड लॉ प्रूफ करने के लिए आपको ये वेलोसिटी कैसी लानी पड़ेगी, कांस्टेंट। तो 1/2m तो कांस्टेंट है, वेक्टर एल कांस्टेंट नहीं है। लेकिन मैंने एक जो कल क्वेश्चन कराया था आपको, उसका फर्स्ट पार्ट देखो आप, मैंने लिखवाया था, क्वेश्चन था आपका अंडर व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड, यानी जब कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन करता है, गति करता है केंद्रीय बल के अंतर्गत, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, जो उसका कोणीय संवेग है, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो बात वहाँ से आप याद रखें। तो मैं लिख देता हूँ फॉर, है ना, सेंट्रल फोर्स, फॉर सेंट्रल फोर्स के लिए क्या हो जाता है, मैंने बताया आपको क्वेश्चन करा के कल, वो ए पार्ट उसका कि वेक्टर एल कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है जब सेंट्रल फोर्स की बात हो। और देखो सेंट्रल फोर्स यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर सेंट्रल फोर्स ऐसे है क्योंकि सन के और प्लैनेट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक एग्जाम्पल है किसका, सेंट्रल फोर्स का। सेंट्रल फोर्स मैंने पढ़ाया था शुरुआत में ही, तो उसके एग्जाम्पल में लिखवाया था ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन है ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन एक पॉइंट की ओर होती है या पॉइंट से बाहर की ओर होती है। तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन पॉइंट की ओर है ना, फिक्स्ड पॉइंट की ओर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ क्या है, सेंट्रल फोर्स। तो मैं लिख देता हूँ फॉर सेंट्रल फोर्स, यानी ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि सेंट्रल फोर्स के लिए वेक्टर एल आपका कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप देखो इसका मतलब है सो डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, ये आपका क्या आ जाएगा, एल भी कांस्टेंट हो गया अब तो इसका मतलब है ये सारा ही कैसा हो गया, कांस्टेंट। अब ये सारा ही कैसा हो गया, कांस्टेंट। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नीचे लिख देना हैंस द एरियल वेलोसिटी of the planet around the sun remains constant. This is Kepler's second law. ये केपलर का दूसरा नियम है कि गति करते समय ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ठीक है, सेकंड लॉ प्रूफ हो चुका है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं रफ करके आगे चलता हूँ। ठीक है, आइए इसके बाद फर्स्ट लॉ के प्रूफ की ओर चलते हैं। और फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी प्लैनेट, है ना, प्रत्येक ग्रह अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व, परिक्रमा करता है, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो इसका पाथ है, प्लैनेट का रास्ता है, मार्ग है, ये कैसा होना चाहिए, इलिप्टिकल होना चाहिए, दीर्घवृत्ताकार होना चाहिए। ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट लॉ आप प्रूफ कर लेंगे। तो देखो ध्यान देना, ये जो आपका आया ना सेकंड इक्वेशन जो है, इसे सेकंड इक्वेशन को उठा लो। तो सेकंड इंप्लाइज डी वेक्टर ए अपॉन डी टी बराबर क्या है, 1/2m इंटू वेक्टर एल। तो एक काम करते हैं, लेट हम मान के चलेंगे ये जो डी वेक्टर ए है अपॉन डी टी, इसे मान लो h/2। ठीक है, h/2 मान लिया इसे हमने। क्लियर है, तो इसमें जो सेकंड लॉ प्रूफ था वो आसान था बहुत। फर्स्ट लॉ के प्रूफ में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जिन्हें आपने नहीं पढ़ा है, जो बीएससी सेकेंड ईयर है उसमें एक बुक है इस टाइम मैकेनिक्स मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स में मैकेनिक्स की बुक है। तो मैकेनिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो उन्हें सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, है ना। और बाकी जैसे ये एलिप्स है जिसे दीर्घवृत्त आप कहते हैं, इसकी मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। इसलिए आप एक काम कर लें, इस वीडियो को यदि आप आगे देखना चाह रहे हैं तो इसे देखने से पहले आप एक काम कर लें, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लें एलिप्स के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में, कि दीर्घवृत्त में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या रहता है ना। 5-7 मिनट में आपको दीर्घवृत्त की बातें समझ में आ जाएंगी, बाकी मैं तो समझाऊंगा ही, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, रिमेंबर 3-4 पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर dA/dt को h/2 माना है। h तो कांस्टेंट है क्योंकि dA/dt कांस्टेंट था भाई, तो कांस्टेंट ही है ये अब भी, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो h भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अपॉन में 2 क्यों मान रहे हैं, तो अपॉन में 2 क्यों मान रहे हैं, जिसे 2 से 2 कट जाए, क्यों, है ना। देखो कैसे, यदि इसे dA/dt को h/2 माना है तो देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा h/2 बराबर वेक्टर L/2m, ठीक है। तो 2 अपॉन में क्यों माना है, तो कुछ चीज़ें समझने की भी है, जरूरी नहीं है, हालांकि याद रखना है कि h/2 मानना है, लेकिन चीज़ें समझ के, भाई ये dA/dt तो कांस्टेंट है तो h मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अपॉन में 2 इसलिए माना है ताकि ये कट जाए, ठीक है। बात समझ में आई। और देखो ध्यान देना, L बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सेकंड यूनिट में, L बराबर I इंटू ओमेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये कोणीय संवेग है, ये जड़त्वाघूर्ण है, और ये कोणीय, क्या बोलते हैं इसे, कोणीय एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो I बराबर क्या होता है, mr² होता है, जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो L बराबर I की जगह क्या रख दो, mr², ओमेगा आ जाएगा। और आपको पता होगा सेकेंड यूनिट से कि ओमेगा बराबर होता है dθ/dt, याद है ना। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम इंटरवल, यानी कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल होता है कोणीय वेग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इतना पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं, सेकंड यूनिट में पढ़ा भी चुका हूँ। तो L की जगह आप ये रख देंगे, तो h/2, 2 तो बल्कि कट गया, तो ये तो केवल h ही बचा है ना। तो यह आ जाएगा h बराबर 1/m, L की वैल्यू रख दो, कितनी है, mr² और dθ/dt, क्लियर है जी। देखो m से m कट जाएगा, तो यहाँ से dθ/dt कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा h/r², r² इधर आ गया, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गई, 2 हो गई, और ये समीकरण हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्लियर है। तो जो इक्वेशंस हैं इनका हमें यूज करना है बस, और फिर हमें हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद यहाँ तक समझ में आया आपको। अब मैं फोर्स की बात करूँगा, तो फोर्स की बात करने के लिए मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, है ना। इधर से रफ कर देता हूँ मैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में अलग को लिख लूँ ताकि ज़रूरत पड़े तो याद रहे। चलो यहाँ को लिख लेते हैं, dA/dt कितना है, वेक्टर L/2m, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, डेरिवेशन या कोई भी चीज़ आपको तभी अच्छे समझ में आती है यदि साथ साथ रफली नोट करते चला करो। साथ साथ रफली नोट करते चलोगे ना तो चीज़ें लिंक होंगी, नहीं तो मैं रफ कर देता हूँ और फिर मुझे तो चलो याद रहती है ना, क्योंकि भाई काफ़ी समय से लिख करते आ रहे हैं, चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप भूल जाओगे कौन सी इक्वेशन थी, है ना, कहाँ से क्या करा था फिर, है ना। तो इसलिए आप लिखते चला करो, है ना, तब चीज़ें लिंक होंगी कि इसके बाद ये करा है, इसके बाद ये करा है ना, इसके बाद ये है करा है, समझ रहे हो ना आप। चलो तो ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया है। अब देखो ध्यान देना, इसके बाद देखो देन फोर्स की बात कर लेते हैं। जो फोर्स इस पर लग रहा है अंदर की ओर, है ना, तो देन, और ये फोर्स जो है ना रेडियस के अलोंग लग रहा है, यानी त्रिज्या के अनुदिश। देख लो ये त्रिज्या ही तो है, रेडियस इसके अनुदिश लग रहा है, इसकी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस फोर्स को रेडियल फोर्स भी कहते हैं, रेडियल फोर्स, है ना। और रेडियल तो है ये, लेकिन साथ में कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसे कहेंगे त्रिज्य गुरुत्वाकर्षण बल, यानी रेडियल ग्रेविटेशनल फोर्स,
रेडियल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, रेडियल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स को तो F से लिखते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते हो, फोर्स इज इक्वल्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बल गुना त्वरण। तो मास यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन होता है क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा क्योंकि फोर्स भी कैसा है, रेडियल है ना, तो एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा, रेडियल, यानी त्रिज्यीय त्वरण बोलेंगे इसे हिंदी में। क्लियर है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, रेडियल ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लग रहा है, ऑन प्लैनेट। देख लो, जो सूर्य है इसे अपनी ओर खींच रहा है, डायरेक्शन इस तरफ रखिए ना, तो सूर्य तो लगा रहा है इस प्लैनेट पे। ठीक है, तो जिस पर लगता है मास तो उसी का लोगे ना, तो प्लैनेट का मास लेना है स्मॉल m। क्लियर है, क्योंकि प्लैनेट पे लग रहा है फोर्स। और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो आप याद रखेंगे। तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पे याद रखने वाली थी कि h/2 मानना है, और एक फॉर्मूला इसका याद रखना है। ये मैथमेटिक्स से आपको याद होना चाहिए कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है। ये बात आप उसमें पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, BSc सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है कि रेडियल एक्सेलरेशन यानी त्रिज्यीय त्वरण इतना होता है। ठीक है, f की वैल्यू रख दो, बल्कि हाँ एक काम करो, वेक्टर f ले लो, या वेक्टर रहने दो, f की बात हो रही है केवल, है ना, वेक्टर में बात नहीं हो रही। तो देखो क्या आएगा, f की वैल्यू ऊपर से रख लो, इधर से मैं रफ कर देता हूँ, ये वाला है ना, क्योंकि ये वाले की अब शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना क्रम से। ठीक है जी, रेडियल एक्सेलरेशन में डायरेक्शन है तो वेक्टर लगा लो। रेडियल यानी त्रिज्या के अनुदिश, तो डायरेक्शन है ना अंदर की ओर। चलो, वेक्टर एफ की तो वैल्यू है आपके पास, क्या है, ये रही। तो क्या जाएगा, माइनस का Gm/m/r²। आर कैप तो यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, मैग्नीट्यूड की छोड़ो। तो यह जाएगा m d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये उसे इधर लिख लो, d2r/dt² माइनस r dθ/dt। देखो dθ/dt की वैल्यू रख लो, क्या है, ये रही h/r²। ठीक है, तो h/r² है, डायरेक्ट कर दूँ तो हो जाएगा h²/r⁴। भाई उसका स्क्वायर है तो ये वैल्यू रख दी आपने, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में ये वाला है माइनस का Gm/r²। और ये वैल्यू कहाँ से रखी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू जो रखी है dθ/dt की 3rd से रखी है। क्लियर है, एक r कट जाएगा तो ये बचेगा d2r/dt² माइनस, ठीक है, h²/r⁴ बचेगा। क्लियर है। चलो, और ये बराबर में क्या बचा, माइनस का Gm/r²। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, नोट करो, मैं रफ करके फिर आगे चलता हूँ। ठीक है जी, चलो, तो इसकी शायद ज़रूरत पड़ जाए इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। देखो, इसके बाद एक स्टेप और याद रखने का है अब आपके लिए कि यहाँ पर जो r है ना, वो जो r है स्मॉल r, इसे आप मान लो 1/u। ठीक है जी, r को क्या माना, 1/u। क्लियर है, तो यहाँ से देखो फिर क्या परिवर्तन होगा। और क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पैटर्न बनाना है ना। और वो पैटर्न मैकेनिक्स में आप सेकेंड ईयर में सीखेंगे। तो फिलहाल अभी बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो वो h/2 माना था d/dt को, और एक रेडियल एक्सेलरेशन वाली बात, और एक ये वाली बात, 3 बातें हैं, है ना, रिमेंबर वाली। तो देखो क्या हो जाएगा, r की जगह 1/u रखो, d2r/dt²। यहाँ नहीं रखना r की जगह, है ना, इसकी तो सारे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी u की टर्म में, यहाँ रखना है केवल माइनस h²। r की जगह देखो 1/u रखोगे तो 1/u³ हो जाएगा, 1/u³ तो ऊपर जाएगा
तो यू क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना, क्लियर है। और बराबर माइनस का जी एम, आर की जगह रखोगे 1/u, तो अपोन के अपोन वाला ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो देखो सारी इक्वेशन यू में कन्वर्ट करनी थी, ये दोनों तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ यू में, क्लियर है। तो एक काम करो, इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 डाल दो, क्योंकि इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है क्या करना है, हमें निकालना पड़ेगा पहले तो डी आर अपॉन डी टी और फिर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशियल करना पड़ेगा इसका। इसे आप मान सकते हो ए मान लो, है ना, इक्वेशन ए। तो देखो ए इम्प्लाइज कर लो, तो आर बराबर क्या है 1/u है। अब आप क्या करें, डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से डी आर अपॉन डी टी निकल जाएगा। भाई पहले डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे तभी तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकलेगा। तो डी आर अपॉन डी टी क्या आएगा, देखो इसका करोगे 1/u का, तो देखो यहाँ को करके दिखा देता हूँ, यानी डी अपॉन डी टी, यू क्या है 1/u है ना, तो इसका मतलब यू की पावर -1, तो -1 शुरुआत में आ जाएगा, है ना, और -1, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/u स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा माइनस के 1/u स्क्वायर। अब देखो 1/u का तो कर दिया, लेकिन u का भी तो करो, इसका मतलब है du अपॉन dt। आपको पता है ना, ठीक है, ये नोट कर लेना, ना पता हो तो किसी को, कि 1/u का क्या आएगा, माइनस के 1/u स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया जैसे आप x की घात n का करते हो, तो n x की पावर n-1, और फिर x का भी तो करते हो, x का 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने पहले 1/u का किया तो ये आया, और फिर u का भी तो करोगे। वो अलग बात है कि यहाँ पर u का डिफरेंशियल करने पर 1 नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यदि u के रेस्पेक्ट में करते तो 1 हो जाता। इतना डिफरेंशियल आप समझते होंगे। तो ये इक्वेशन शायद मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं इसे अलग को लिख लेता हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या है h अपॉन आर स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। देखो ध्यान दो, इसके बाद तो डी आर अपॉन डी टी निकल गया आपका, है ना। इसे ऐसे कर लो माइनस के 1/u स्क्वायर, और इसे कर लो डी यू अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ऐसे क्यों कर लिया, डी थीटा से गुना डी थीटा से भाग कर दिया, बात वही है, क्योंकि ये डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है हमारे पास, है ना। कौन सी इक्वेशन थी ये, वो तो रही 3 जो भी लिखी है। तो इसका मतलब है डी आर अपॉन डी टी जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा, माइनस के 1/u स्क्वायर, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू 3 से रखो, यानी h अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, h अपॉन आर स्क्वायर। और r की जगह भी तो 1/u रखना है, तो r की जगह 1/u रखना है, तो h u स्क्वायर कर दूँ डायरेक्ट, समझ गए। ये एक लाइन बढ़ाऊँ, देख लो अपने हिसाब से ना, और ये डी यू अपॉन डी थीटा ऐसे ही रहेगा। आप बढ़ाना चाहें एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। -1/u स्क्वायर ऐसी, डी यू अपॉन डी थीटा ऐसी, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह क्या रखा 3 से h अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन r की जगह 1/u रखोगे तो अपोन के अपोन वाला ऊपर पहुंच जाएगा, h u स्क्वायर हो जाएगा। और कहाँ से रखा है ये, फ्रॉम 3rd, भाई तीसरी समीकरण से तो रखा है, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी माइनस का h डी यू अपॉन डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो डी आर अपॉन डी टी आपका निकल गया है, ठीक है, उधर से मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद अब हमें तो निकालना ये है ना, क्योंकि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू रखनी है, लेकिन अभी हमारे पास डी आर अपॉन डी टी आया है, तो एक काम करो इसका अगेन डिफरेंशियल कर दो, है ना, नोट करते चलो क्रम से है, अगेन डिफरेंशियल, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टी, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के। तो देखो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, और किसका कर रहे हैं, डी आर अपॉन डी टी का, बराबर इधर भी देखो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, डी अपॉन डी टी, और किसका कर रहे हैं, डी यू अपॉन डी थीटा का, ठीक है, देख सकते हो कांस्टेंट बाहर जाते हैं, तो डी डी 2 बार आ रहा है, तो डी स्क्वायर है ना आर, अपॉन डी टी 2 बार आ रहा है, तो डी टी का स्क्वायर, बराबर माइनस का h, और डी डी तो डी स्क्वायर यू ओवर डी टी और डी थीटा, ठीक है।
देखो इसे ऐसे लिख लो, माइनस का एच डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना। देखो कैसे, डी थीटा एक था, नीचे 2 कर लिया तो ऊपर 1 लिख लिया, यानी डी थीटा से गुना और भाग कर दी, और अपॉन में डी टी तो है ही। क्यों? क्योंकि हमें डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू पता है कितनी है, एच अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का एच, और इसकी वैल्यू है एच अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्ट रखना चाहो तो रख सकते हो, आर की जगह पे क्या रखना है, यू स्क्वायर, वो आर की जगह 1 अपॉन यू लिखना है, तो ये हो जाएगा एच यू स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, और ये कहाँ से रखा है, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का एच स्क्वायर यू स्क्वायर और डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की, और ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ रफ करके। ठीक है, अब बस ये वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है, इक्वेशन नंबर 4 में। तो 4th इंप्लाइज कर लो, है ना। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर यू क्यूब, ऐसा कैसे रहेगा, और माइनस का जी एम यू स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये लेक्चर कल ही डल जाता, लेकिन इसमें थोड़ा एरर आ गया था, इसी कारण ये थोड़ा दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो इसके बाद की जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है पहले से ही, तो मैं दोनों को साथ मर्ज करके, है ना, कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद का लेक्चर वहाँ से देखें, है ना, साथ में ही मर्ज कर दूंगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ से आप कुछ क्या कॉमन आएगा, एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है और साथ में यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस भी, तो माइनस का एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और बीच में प्लस हो जाएगा, एच स्क्वायर बाहर आया, केवल यू बचेगा, बराबर माइनस जी एम यू स्क्वायर। तो देखेंगे यू स्क्वायर और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एच स्क्वायर इधर अपॉन में ले आओ, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू और बराबर जी एम अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर ये सारा इधर ले आओ, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, और ये बराबर किसके आया, 0 के। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो ध्यान देना, बिकॉज जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट। आप देख सकते हो जी कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, एच स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो जी एम अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो आप पता है क्या कर सकते हैं, सो अबोव इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, कैन बी रिटन एज, उसे आप निम्न प्रकार लिख सकते हैं, रिटन एज। देखो कैसे, ये हो जाएगा डी टू यू, बल्कि ऐसे करो, डी टू ओवर डी थीटा स्क्वायर और u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक बात देख के बताओ, डबल डिफरेंशियल है ये थीटा के रेस्पेक्ट में, तो u का करेंगे तो u तो वेरिएबल है तो u का तो रहेगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसका तो सिंगल डिफरेंशियल करने से ही 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बराबर में वो प्लस में क्या है, u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, और बराबर किसके है, 0। तो ये पता है क्यों लिखा है माइनस का जी एम अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशियल पहली बार में ही 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क इसे लिखने से पड़ नहीं रहा। और साथ में दोनों टर्म अब कैसी हो गई, यानी डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर के साथ वाली भी, और वो जो कांस्टेंट है अकेला है वो वाली भी टर्म भी, दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी मुझे, है ना, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, बाकी को यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, चलो देखो ध्यान देना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये पता है कि ये क्या है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर।
तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है देखो इस तरीके से होती है, मैं आपको लिख के बता दूं। ये जो इक्वेशन है इस तरीके की है कि d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस है ना x बराबर 0। इस टाइप की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाता है मैकेनिक्स में। जब आप सॉल्व करते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशंस को तो उनका सॉल्यूशन मान के चलते हैं। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन मानेंगे, और सॉल्यूशन का मतलब है जैसे यहाँ x आ रहा है तो x का मान कितना आएगा, ये आएगा माइनस का c cos थीटा। इतना सॉल्यूशन मान के चलते हैं और फिर ये जो c है कांस्टेंट इसकी वैल्यू निकाल देते हैं और फिर यहाँ पे रख देते हैं। तो x की वैल्यू जो बाद में इसका आंसर वास्तविक रूप से आएगा वही आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये मानते हैं। आप अलग को कहीं को नोट करके लिख सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यानी द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, जो उपरोक्त समीकरण है ये, हालांकि यहाँ तो है ना नीचे है लेकिन आपके बाइंडर में ऊपर ही होगी। तो द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, मैंने बताया x बराबर, क्योंकि ये x में थी लेकिन यहाँ x की जगह ये सारा है ना, तो इसका जो मान है कितना आएगा, u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने बताया इस तरीके से मानते हैं c cos थीटा, और c क्या है, कांस्टेंट है। इसे माइनस वाली टर्म को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा u बराबर जी एम अपॉन एच स्क्वायर माइनस के c cos थीटा एज इट इज रखो। ठीक है, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई जी एम अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं कारण समझ में आएगा आगे। तो देखो u अपॉन जी एम अपॉन एच स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये c cos थीटा को डिवाइड कर रहे हैं जी एम अपॉन एच स्क्वायर से। ठीक है जी, ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा u एच स्क्वायर अपॉन जी एम। ठीक है जी, और ये है 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा c cos थीटा और अपॉन जी एम। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ इधर पर। ठीक है, चलो देखो इसके बाद देखो इधर ध्यान देना, ये जो u है ना इसे 1/r कर दो, u बराबर 1/r है या r बराबर 1/u है वो आपको पता ही है। तो देखो ध्यान देना, एच स्क्वायर अपॉन जी एम इसे जैसे लिखो, और जो अपॉन में ये जो u है u की जगह आप रख लो 1/r। क्यों कर रहे हैं बताऊंगा। ठीक है, बराबर 1 माइनस ये है एच स्क्वायर अपॉन जी एम। ठीक है, सी भी है और इंटू में क्या है कोस थीटा। ठीक है, और आपने किया क्या है, आपने u की जगह क्या रख लिया है 1/r। साइड में बता दो, देखो इसे इस फॉर्म में क्यों लाए हैं, क्योंकि इसकी कंपैरिजन कर देंगे इस इक्वेशन की। ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर द अबव इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन की किसके साथ, बाई इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ L अपॉन R बराबर 1 माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा L अपॉन R बराबर 1 माइनस ई कॉस थीटा। देखो ध्यान देना, तो L बराबर यहाँ से क्या आया तुलना करने पर एच स्क्वायर अपॉन जी एम, और जो E है E कितना आया यहाँ से देखो, कॉस थीटा को छोड़ दो बाकी का वाला एच स्क्वायर सी अपॉन जी एम। आपको पता होगा यदि आपने दीर्घवृत्त पढ़ा होगा एलिप्स, तो इसे बोलते हैं, या इस तरीके की आकृतियाँ पढ़ी हो, एलिप्स पढ़ा हो, हाइपरबोला पढ़ा हो, हाइपरबोला है ना, और बहुत सारी आकृतियाँ होती है, पैराबोला होता है, जैसे परवलय कहते हैं है ना, अति परवलय, दीर्घवृत्त, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। जिसे बोलते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। तो इसका मतलब ई क्या है मैं बता दूं आपको, ई है इसेंट्रिसिटी। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उत्केंद्रता। और जो एल है इसे बोलते हैं सेमी लेटस रेक्टम। देख लेना है ना, इसकी हिंदी मुझे याद नहीं आ रही, सेमी तो अर्ध होता है ना, देख लेना, गूगल कर लेना है ना।
तो सेमी लेटस रेक्टम एल होता है, इसकी जरूरत भी नहीं है ना। ई बराबर क्या है, इसेंट्रिसिटी, जिसे आप हिंदी में उत्केंद्रता कहते हैं, पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में जरूर। ठीक है, दीर्घवृत्त के लिए परवलय के लिए कितना होता है, अति परवलय के लिए क्या होता है ना, अति परवलय यानी हाइपरबोला, परवलय यानी पैराबोला और दीर्घवृत्त यानी एलिप्स। ठीक है, तो ई निकल के आया आपका इतना। अब एक को बताओ, इन आकृतियों में एक तो होता है, पता है आपको, देखो आकृतियाँ ये, मैं पैराबोला की बात करूँ जिसे परवलय आप कहते हैं तो ऐसे बनता है ना। जो अति परवलय है जिसे आप हाइपरबोला कहते हैं तो वो ऐसे बनता है, और जो दीर्घवृत्त है जिसे आप एलिप्स कहते हैं वो ऐसे बनता है। और आपको सिद्ध करना है कि ये जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, जिसमें चक्कर लगा रहा है प्लैनेट, वो कैसा है, एलिप्स है, यानी दीर्घवृत्त है। तो इसका मतलब बंद है, क्लोज्ड है। भाई एलिप्स तो क्लोज्ड होता है ना, बंद होता है। तो ध्यान देना, जो एलिप्स है वो क्लोज्ड कब होगा, तो आप लिखें यानी जो पाथ है या ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट विल बी क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड होगा केवल तभी, बंद होगा जब, व्हेन, ओनली व्हेन। एक शर्त होती है कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट है, यानी हिंदी में कहें तो ग्रह का जो क्या है, ग्रह की कक्षा जो है वो बंद केवल तभी होगी यदि उस ग्रह की कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट कैसी हो, नेगेटिव हो। तो इसका मतलब वैन ई बराबर, या ई टोटल कह दो, कैसा हो, नेगेटिव हो, है ना, बराबर नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, ई बराबर होता है के प्लस यू। तो के प्लस यू नेगेटिव आना चाहिए आपका, है ना। तो के प्लस यू नेगेटिव आएगा तभी आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑर्बिट है वो कैसा होगा, बंद होगा, है ना। इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलो, बस अब तो हो लिया ये। सबसे बड़ा जो प्रूफ करने के लिए है वो पहला ही नियम थोड़ा जटिल है जो प्रूफ करने में, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला नियम, वो दूसरा नियम तो आपने दो बार कर लिया है प्रूफ, और तीसरा नियम जो है वो मुश्किल से 4-6 लाइन का है। तो ये सेकंड, ये जो फर्स्ट रूल आप प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ, इसी में ही बस थोड़ी सी मेहनत है, और आपको पता है मेहनत तो, है ना, करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो के प्लस यू बराबर निगेटिव, माने टोटल एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए प्लैनेट की, तभी उसका जो ऑर्बिट है वो क्लोज्ड होगा, बंद होगा, है ना, शर्त है ये। और ये शर्त आगे पढ़ाएंगे हम, है ना, कि निगेटिव एनर्जी होगी तो ऑर्बिट कैसा होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो कैसा होगा। ठीक है, फिलहाल टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब है के प्लस यू, टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, के की जगह हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 11th क्लास में पढ़ा है आपने, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा भी। इसे कहते हैं हिंदी में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र होता है, याद रख लेना, Gm1m2/r। ठीक है, याद आया, यानी U बराबर होता है, मैं आपको बता दूं, माइनस का Gm1m2/r। इस तरीके से होता है। यह है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसे आप क्या कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ सन, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, और r क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब है ये जो है k प्लस यू, ये माइनस का होता है तो बीच में माइनस आया, ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तभी, है ना, ऑर्बिट कैसा होगा, बंद होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, तो ये नेगेटिव, सारा नेगेटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू जो है, ध्यान देना भाई, यदि ये जो है घटने वाला, ये वाला Gm/r, यदि इसकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, किससे बड़ी है, 1 से, तभी तो नेगेटिव आएगा ये सारा मान। भाई ये 1 से छोटी होगी तो इसमें से ये घट के पॉजिटिव आएगा, यदि ये बड़ी हो और ये छोटी हो तो प्लस आएगा, लेकिन यदि ये छोटा हो और ये बड़ा हो तभी तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के बताओ, Gm अपॉन
तो इसकी यहाँ से जी एम की वैल्यू रख लो, जी एम क्या आ जाएगा एच स्क्वायर सी अपॉन ई, तो जी एम की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर सी अपॉन ई और एम बचा और इंटू में आर बचा, जी एम की वैल्यू रखी है केवल, ठीक है। और कहाँ से रखी है तो साइड में बता सकते हो, बिकॉज ई कितना आया है एच स्क्वायर सी अपॉन जी एम, तो यहाँ से जी एम आ जाएगा एच स्क्वायर सी अपॉन ई, ठीक है जी। ये ग्रेटर देन 1 है, देखो ध्यान देना, ई को उधर पहुँचा दो तो हो जाएगा एच स्क्वायर सी एम अपॉन आर और ई इधर चला गया, ठीक है। इसका मतलब है ध्यान देना, तो इसे पलट के लिख लो, तो इसे पलट के लिखोगे आप तो ये देखो ध्यान देना, ई की तरफ को मुंह खुला हुआ नहीं है, ई से दूसरी तरफ को है तो इस तरफ, तो हो जाएगा एच स्क्वायर सी एम अपॉन आर, ठीक है। और ये तो सारा कांस्टेंट है यानी, है ना, तो इसका मतलब है ई की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, ठीक है। ई की वैल्यू किससे छोटी है 1 से, क्लियर है। तो इसका मतलब है ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो आपको पता हो मैथमेटिक्स में, यदि आपने पढ़ा हो एलिप्स के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप याद रख लेंगे कि जो उत्केंद्रता है, इसेंट्रिसिटी है इलिप्स की, वो 1 से स्मॉल होती है, 1 से कम होती है। तो इसका मतलब है, ऐसे भी कह सकते हो कि जिस भी आकृति की इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता 1 से कम होती है, उस आकृति को आप इलिप्स कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट का वो कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, इलिप्स है, उसकी आकृति कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। तो हैंस करके लिख देना, हैंस द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स, ठीक है, दैट इज इलिप्टिकल, यानी दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, बस 4-6 लाइन का है ना। अब थर्ड लॉ कर लेते हैं, ठीक है। आइए थर्ड लॉ पे चलते हैं, तो है ना, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, या तो हेडिंग डाल लो इसी में या फिर ऐसे ही लिख लो, है ना, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब, ठीक है। तो आपको पता है ना तीनों लॉ का प्रूफ कहाँ से स्टार्ट है, डी ए अपॉन डी टी बराबर जो कांस्टेंट आया था वहाँ तक तो सेकंड लॉ का प्रूफ है। उसके बाद से यहाँ तक, है ना, जहाँ तक भी हमने किया है अभी तक, यहाँ तक किसका है, ये जो आया है ई इज लेस देन 1, है ना, ये किसका प्रूफ है, फर्स्ट लॉ का। और अब थर्ड लॉ का प्रूफ छोटा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने बताया, हाँ ये मैंने लिख रखे हैं, ये रफ नहीं किए मैंने, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन करके आया था, जो इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता, वो इतनी है और जो सेमीलेटस रेक्टम है वो इतना है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी सेमीलेटस रेक्टम की। तो सेमीलेटस रेक्टम अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन हमारे पास कितना आया, सेमीलेटस रेक्टम जो है ना, ये उसका है इलिप्स का, है ना, देख लेना। तो एल बराबर, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लेना आप, एच स्क्वायर अपॉन जी एम, एल बराबर एच स्क्वायर अपॉन जी एम आया। लेकिन जो फॉर्मूला दीर्घवृत्त के अनुसार होता है, मतलब दीर्घवृत्त का जो सेमीलेटस रेक्टम है उसका फॉर्मूला जो होता है इलिप्स का, है ना, वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, वो बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है जी। तो यहाँ से देखियो, यहाँ से चलो देखेंगे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी वैल्यू की, अभी हमें पता नहीं है। अब देखो हमें निकालना है थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब है या नहीं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ए क्यूब। तो पहले टी निकाल लो, टी मतलब टी क्या है, ये है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी परिक्रमण काल कहते हैं आप इसे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। और किसका है ये परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, ग्रह का है, और किसके चारों ओर है, आपको पता है सूर्य के चारों ओर, तो अराउंड द सन। तो आपको पता है टी बराबर, हाँ इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, एरिया ऑफ एलिप्स यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल और बटे क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी। देखो ध्यान देना, एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है वो होता है पाई ए बी। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको याद रखने की हैं, जैसे आपको एरिया ऑफ एलिप्स नहीं पता होगा तो पाई ए बी होता है। तो एलिप्स के बारे में थोड़ी स्टडी आप कर लेना, है ना, यूट्यूब वगैरह से देख लेना एलिप्स क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या है ना, कैसे कैसे होता है, यानी दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये काम कर लेना आप, कोई एक स्पेशल है ना वीडियो देख लेना एलिप्स के ऊपर। देखो एरियल वेलोसिटी डी ए अपॉन डी टी थी, और हमने उसे किसके बराबर माना था, एच अपॉन 2 के माना था या नहीं, याद करो या देखो अपने बाइंडर में ऊपर नोट करते चल रहे होंगे आप साथ साथ। तो टी बराबर
2 तो ऊपर पहुंच गया, तो 2 पाई ए बी अपॉन एच, एच है ना। और आपको पता है हमारा जो थर्ड लॉ है उसमें टी स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो दोनों तरफ का वर्क कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है जी। तो ध्यान देना टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या आएगी, बल्कि यहाँ से नहीं यहाँ से रखो, एच स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी निकाल लो, यहीं एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यह आ जाएगा जी एम बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है जी। तो एच स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या आएगी जी एम बी स्क्वायर अपॉन ए, अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला गया, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, तो टी स्क्वायर कितना आया, देखो कॉन्स्टेंट अलग कर लो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम है ना, और इंटू में ए क्यूब हो जाएगा, भाई पावर 3 हो जाएगी, ये सारा कांस्टेंट है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आया, ए क्यूब के, ठीक है। देखो थर्ड लॉ कितना छोटा सा है, तो टी स्क्वायर समानुपाती किसका आया, ए क्यूब के, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। यही तो है थर्ड लॉ, यानी परिक्रमण काल है ना, किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है। ये क्या ए क्या है मैंने बताया था, इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्स। देखो ध्यान देना, एक बार मैं बता दूं दोबारा, ए और बी इस तरीके से मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ए है ना, ये भी कितना है ए है, और ये बी है, और ये नीचे वाला भी कितना है बी है। तो मैंने बताया था 2a जो है और 2b जो है, जो 2a है उसे कहते हैं मेजर एक्सिस, यानी दीर्घ अक्ष कहते हैं, और ये क्या है, ये है माइनर एक्सिस, ठीक है। तो 2a तो मेजर एक्सिस है, तो a क्या हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष। आई बात समझ में। तो इसका मतलब है किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष की 3 घात या के घन के समानुपाती होता है। लिख देना हैंस करके, हैंस द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष के। तो ये क्या है नीचे लिख देना, इट इज केपलर्स थर्ड लॉ। तो तीनों लॉ प्रूफ हुए, कोई भी दिक्कत आपको आएगी तो आप वीडियो को 1-2 बार तो जरूर देखेंगे, 2 बार तो ये वीडियो आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा है ना, जो सेकंड वाला है वो आसान है, थर्ड वाला जो है वो भी आसान है, लेकिन फर्स्ट लॉ को प्रूफ करने के लिए थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आप इसे कर लेंगे, थोड़ा विशेष इस पर मेहनत करना, तो बहुत अच्छे से आपके तैयार हो जाएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, और है ना साथ साथ अच्छे से तैयार करते चलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।